हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा और आपका मैथ का सेक्शन रहेगा। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो आपने डेली वीडियो को टाइम से वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है, कभी कभार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप टेलीग्राम चैनल से इजीली वीडियो को जो वो वॉच आउट कर लेते हैं। बाकी जितनी भी प्लेलिस्ट बना दी है, इनकी जितनी भी जो आपके मॉक टेस्ट हुए इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाके इन सभी मॉक टेस्टों को आप अटेंड कर सकते हो, प्लेलिस्ट में इजीली वॉच आउट कर सकते हो। और इसमें क्या है कि आपको हिंदी ग्राम मुझे इसका वर्ण का कंप्लीट टॉपिक करवा दिया गया, जिसका वर्ण का टॉपिक क्लियर नहीं हो जाके वर्ण के टॉपिक को भी देख सकता है। ठीक है, A to Z करवा दिया वर्ण का टॉपिक क्लियर, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया था। तो ये सूरज सेन थे, ईश्वर सेन थे, या फिर अमरचंद थे, या संसार चंद। तो मंडी से कौन से राजा था जिन्होंने शिवरात्रि के मेले को जो वो सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया था। तो ये थे आपके राजा सूरज सेन। सूरज सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाली का त्यौहार किस ऋतु में जो वो मनाया जाता है। तो हरियाली का त्यौहार चैत्र ऋतु में मनाया जाता है, श्रावण में, ज्येष्ठ में या वैशाख में। तो हरियाली का त्यौहार जो है ये श्रावण ऋतु में जो ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ये भावा जल विद्युत परियोजना जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सिरमौर में है, किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में, या फिर शिमला में है। तो भावा जल विद्युत परियोजना जो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी भावा जल विद्युत परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांझ जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो सांझ जल विद्युत परियोजना जो ये 100 मेगावाट की है। ठीक है, 100 मेगावाट की है और ये किस जिले में जो है ये स्थित है। तो ये है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा जा सकता है कि सांझ जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। तो 100 मेगावाट की, और ये है कुल्लू जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजाथल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो मजाथल वन्य जीव अभयारण्य जो सिरमौर में, बिलासपुर में, या सोलन में, या शिमला में है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि हम एक मजाथल हो गया, ठीक है, मजाथल के साथ और कौन कौन से, मजाथल हो गया, चाइल हो गया, ठीक है, शिल्ला हो गया, शिल्ली मतलब शिल्ली हो गया, दाड़ला घाट हो गया, शिल्ली, मजाथल, चाइल, दाड़ला घाट। ठीक है, ये जो वन्य जीव अभयारण्य आपके चारों को चारों याद रखना, ये चारों जो आपकी ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सोलन में। मजाथल हो गया, चाइल हो गया, शिल्ली हो गया, दाड़ला घाट, ये चारों आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारहसिंगा में कौन सा समास है। द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है। अच्छा, बारहसिंगा शब्द है एक, ये बारहसिंगा। तो ये जो शब्द है ये किसके लिए बोला जाता है? बारहसिंगा ये हिरन को बोला जाता है। बारहसिंगा जो हिरन है, ठीक है। तो इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं बल्कि किसी और की तरफ इशारा करे तो वो समास हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो ये हो जाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान हो गए, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होगा? कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और द्वंद्व समास में होते हैं दोनों पद प्रधान, ठीक है। और द्विगु समास में ये होता है पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास में। ये द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान। अव्ययीभाव समास में जो कि पूर्व पद प्रधान होगा, मतलब प्रथम पद प्रधान होगा, ठीक है। और अव्ययीभाव समास में जो आपके उपसर्ग लगे होते हैं, ठीक है। उपसर्ग ये अपना ध्यान रखना है। जैसे उपसर्ग कौन कौन से? अ आ गया, अनु आ गया, ठीक है, यथा आ गया, प्रति आ गया, निर आ गया, भर आ गया। ये सारे उपसर्ग जो आपके ये अव्ययीभाव समास में जो ये होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों से निर्मित, तो वर्ण तो हो गया नहीं है क्योंकि वर्णों से निर्मित है, तो वर्ण तो हो गया नहीं,
विचार है नहीं, वर्तनी है नहीं, तो शब्द। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को जो आप शब्द कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश को हानि जयचंदों से होती है, जयचंदों में कौन सी संख्या? अच्छा, जयचंद एक था जो वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में जो वो यूज किया गया है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसे जयचंद किसी का नाम है, लेकिन इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में जो वो यूज जो वो किया गया है, क्योंकि एक जयचंद अब मर गया, अब और जयचंदों की मतलब उसकी प्रवृत्ति के जो और लोग हैं उनकी बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। देश को हानि जयचंदों से हो रही है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि से विभक्ति किस कार्य की है? कर्ता कार्य की है, कर्ता न कर्म को, ठीक है। अधिकरण में पर आता है, अधिकरण में पर अपादान से, तो से विभक्ति किस में आ गई? अपादान कारक में। और ये से विभक्ति जो यूज होती है आपके यहाँ पे अलगाव के लिए, भय के लिए और कंपैरिजन करने के लिए, तुलना के लिए, ठीक है। तो से विभक्ति आपकी अपादान कारक में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने शब्द को क्या कहते हैं? मतलब जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं शब्द उनको क्या कहा जाता है? उनको संकर कहा जाता है, देशीय कहा जाता है, विदेशी या रूढ़, तो उनको कहा जाता है संकर शब्द। क्या? संकर शब्द। दो भिन्न भाषाएं जैसे रेल गाड़ी, ये एक शब्द बना, ये दो भाषाओं से बना है। रेल इंग्लिश भाषा का शब्द है और ये गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। रेल इंग्लिश भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है, तो ये संकर शब्द है। जैसे टिकट घर, टिकट घर, तो टिकट जो है आपका ये क्या है? ये इंग्लिश भाषा का है, घर ये हिंदी भाषा का है। तो जब दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं संकर शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन है कि 5 घंटियाँ एक साथ 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो कितने समय बाद ये फिर से एक साथ बजेगी? ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं होते, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सीधा एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम किसका? 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का, इसका आपने एलसीएम जो वो ले लेना है। सबसे पहले आप 2 से इसको एलसीएम लेंगे इसका, तो ये 2 3 6, 7 नहीं कटता, 7 का 7 एज इट जा जाएगा, 4 2 चौके 8, ठीक है। फिर आपका 9 एज इट आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर आप किससे करेंगे? फिर एक बार आप 2 से कर लेंगे, 3 एज इट जाएगा, क्योंकि 3 से जाता नहीं है, 7 भी 4 चला जाता है तो 4 का 2 आ जाएगा, 9 भी नहीं जाता आपका, 9 भी एज इट इज, 6 चला जाता आपका, 6 का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 3 से जाएगा, ये 3 से यहाँ से 3 से 3 निकल गया बाहर, 7 एज इट आ गया, 2 एज इट आ गया, 3 का 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9 होते हैं, तो ये 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके पास बच गई, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इनको जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 2 2 3, फिर आ गया आपका ये 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इन सबको मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो ये क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। 12 से 84, और 84 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 6 से, 6 चौके 24, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 बच गए, 8 6 48, 2 50, 504, तो ये 504 सेकंड, ये सेकंड निकलेगी, ठीक है। तो ये 504 सेकंड के बाद जो है अंतराल के बाद, मतलब ये फिर से एक साथ बजेंगी, ठीक है। 504 सेकंड के अंतराल के बाद ये फिर जो वो एक साथ बजेगी, तो ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है।
बस एलसीएम लेना है। ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के बाद जो आ जाएगा वो आपकी सेकंड आ जाएगी। 504 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेगी। और अगर मिनट दे रखा हो तो मिनट के लिए आप क्या करेंगे, 60 से जो इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मिनट दे रखे तो 504 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनटें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ सेकंड पूछा है तो ये 504 सेकंड के बाद एक साथ द्वारा जो ये बजेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, ये यहाँ पे बस प्लस माइनस का काम है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, 860% है ना, ये 860%। तो ये आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई, का को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, का को मल्टीप्लाई, तो का 50। ठीक है, फिर प्लस का निशान है, फिर प्लस लगा दो। 50% है ये ध्यान रखेंगे। 50 प्लस करके आगे ये 50% है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 50/100। फिर ये का आ गया मल्टीप्लाई बाय 860। ये इक्वेशन बनी आपकी। अब इसको सॉल्व कर देना आपने। ठीक है, ये 50 ये 2 टाइम चला गया, ये 50 ये 2 टाइम चला गया, ये 4 दूनी 8 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 430। यहाँ भी सेम आ जाएगा 430। आप क्या करेंगे, आगे ये प्लस का निशान है बीच में, ये प्लस का निशान है, तो 430 प्लस 430। ठीक है, इज इक्वल टू 068 860 ही आपका जो आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझना पड़ता है थोड़ा सा। यहाँ से का निशान है तो मल्टीप्लाई, परसेंटेज का निशान है तो आपको पता है कि परसेंटेज बट्टे में 100 आ जाती है जब भिन्ना में लिखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल मतों का 43% मिला। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ के आपका आंसर जो भी इजीली निकल जाएगा। चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल मतों का कितना मिला, 43% मिला। 2 उम्मीदवारों को 43% मिला। ठीक है, मत मिला, और वह 3600 मतों से हार गया। तो वह 3600 मतों से हार गया। यहाँ पे 2 ने 1 उम्मीदवार को, ठीक है, ऐसे रखना आप। तो ये 1 है। यहाँ पे है कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से 1 को, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन समझ लेना थोड़ा कि लिख लेना, जिसने लिखना है कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से 1 को मिला ये। ठीक है, 43%। 2 उम्मीदवारों में से 1 को 43% मत मिले। क्वेश्चन समझना द्वारा से फिर कि चुनाव में 2 उम्मीदवार से उनमें से 1 को 43% मत मिले और वह 3600 मतों से हार गया। अच्छा, 1 को कितने मिले आपके, 3600 मतों से हार गया। बोला कि टोटल आपके वोट है उनकी संख्या आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपने समझना बस। चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल मतों में से 1 को, मतलब 1 को जो 43% मिला, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे। ठीक है, तो जीतने वाले को मिले होंगे आपके 57%। कितने, 57%। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीतने वाले को 1 को मिले 43। ठीक है, इसको मिले ना कुल मतों को 43 और वह 3300 मतों से हार गया, यही। तो जीतने वाले को मिले 57%। ठीक है, बोला कि वह कुल 3360 मतों से हार गया। ये इतने मतों से हार गया, इसके बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट के बीच का कितना डिफरेंस है, 14% से हार गया। और 14% की वैल्यू दे रखी है ये 14% की वैल्यू कितनी रखी है आपके पास, 3360। यही तो बोला, इतना ही क्वेश्चन। आगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक कुल मतों का 43% मिला, कुल मतों का 43% मिला। ठीक है, और वह कितने मतों से हार गया, वह 3360 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो डिफरेंस है 14% मतों से हार गया, परसेंटेज में 14% मतों से हार गया और संख्या में 3360 मतों से हार गया। तो आपको पूछा है कि टोटल जो कुल मत है वो कितने हैं। तो सिंपल कर दो, ये 100% कितने होंगे, कुल मत पूछा ना, कुल मत कितने होते हैं, 100%। तो इक्वेशन सॉल्व कर दो, 100 यहाँ आ जाएगा, 14 आपका नीचे आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 14 दूनी 28। ठीक है, 28 और यहाँ पे 33 आ गया 56, यहाँ पे 56 हो गया ना। 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौके 56। तो ये आ गए आपके कितने मत आ गए टोटल, ये आ गए आपके टोटल 24,000 मत।
टोटल मत पूछे तो 24,000 आ गए। तो ये 24,000 मतों से जो वही जो टोटल चुनाव में जो वो 24,000 मत है, कुल वोट जो 24,000 है। सिंपल सा एक बार फिर समझाता हूँ इसको कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को 43% मत मिले, वह 3360 मतों से हार गया। ठीक है, तो अगर हारने वाले को जो मतलब 43% मिले, जीतने वाले को कितने मिलेंगे 57। क्यों? क्योंकि टोटल होता है 100%, इसलिए मैंने 57 लिखा। टोटल कितना होता है 100%, तो 100% में से 53 हारने वाले को मिले, तो ऑब्वियसली जीतने वाले को 57% मिले होंगे। तो हार कितने परसेंट मतों के से गया 14% मतों से, लेकिन यहाँ संख्या में कितने दे रखे हैं 3360 मतों से हारा है वो, तो 14% की वैल्यू कितनी आ गई 3360। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये 3360 को 14 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो काट पीट की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कुल मत आ जाएंगे। तो 24,000 इसके कुल मत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। कितने चाहिए? विद्यार्थी को पास होने के लिए 45% अंक चाहिए तथा ठीक है, तथा वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। 4 अंकों से फेल हो जाता है, 4 अंकों से जो वो फेल हो जाता है उसके माइनस लग जाते हैं, 4 अंकों से फेल होते हैं। जबकि उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? मतलब उससे प्राप्त होते हैं 50%। ये 4 मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। उससे प्राप्त होते हैं 50 अंक, ठीक है। 4 अंकों से फेल हो जाते हैं। अब यहाँ से एक बात समझेंगे आप, ठीक है। 45% अंक चाहिए, 45% अंक चाहिए उसको, बस ये ध्यान रखेंगे 45% अंक चाहिए, यही क्वेश्चन है सारा, ठीक है। और वह कितने अंकों से फेल होता है? 4 अंकों से फेल होता है। 45% अंक चाहिए ना उसको, 4 से वो फेल हो गया, ठीक है। और जबकि उसे प्राप्त कितने हुए हैं? प्राप्त तो उसके 50 हुए हैं। अच्छा, जब हम 50 में से 4 को प्लस कर देंगे ये 54 बन जाएगा, तो आपका ये 45% बन जाएगा ना, क्योंकि चाहिए कितने पास होने के लिए 45% चाहिए। 4 अंकों से वो फेल हो गया, ठीक है, और 50 अंकों से प्राप्त होते हैं। तो जब 50 में से हम 4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 54, और ये 54 जो बन गया ये 45% के इक्वल बन गया। कैसे बना? पास होने के लिए चाहिए उसको 45% अंक, 45% अंक चाहिए ना, तो वो 4 अंकों से फेल हो जाता है। 4 अंकों से वो फेल हो गया, वो ये 4 अंक, जबकि उसे 50 अंक प्राप्त होते हैं। उसे प्राप्त कितने होते हैं 50। अब 45% चाहिए होते, 4 अंकों से वो फेल होता है, 4 अंकों से मिलते कि नहीं उसको 50। जब 50 में से हम 4 ऐड करेंगे तो 54%, और 54% जो आपका ये 45% की इक्वल यहाँ पे हो गया। तो आपको बोला कि कुल अंक फाइंड आउट करो। कुल अंक कितने होते हैं आपके 100 होते हैं ना कुल अंक, तो कुल अंक 100 हो गए। तो अब इसको क्या करेंगे, काट दो, काटा पिटी कर दो, ये 100 आपका ऊपर चला गया, ठीक है, और ये 45 आपका नीचे आ गया, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 छिके 54 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 6 दूनी 12, 120 टोटल अंक है आपके। कुल अंक कितने होंगे 120। सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा वीडियो को बार बार देखिए आपने, जो भी क्वेश्चनों को समझना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा आपका, ये है आपका रेशो से। तो रेशो और एज दोनों एक साथ में ही है। बोलता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी इनकी प्रेजेंट रेशो, ये प्रेजेंट रेशो है। प्रेजेंट रेशो कितनी इनकी 4:5। बोलता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ये 5 वर्ष बाद प्लस 5 कर दो, तो 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष आगे का ना, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो कितना होता है 5:6। अब अपने सिर्फ एक बात देखना, इनका अंतर देखना, ठीक है। तो बोला कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इनका डिफरेंस कितना है 4। हमें 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए इसलिए अंतर देख रहे हैं हम। 4 से 1 बढ़ा, ठीक है, प्लस 1 बढ़ा, यहाँ भी 5 से 1 प्लस 1 बढ़ा, तो ये 1 बढ़ा कितने सालों में 5 सालों में, ठीक है। तो ये 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 5, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है हमें 5 आ गई, तो 5 को आप सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक को इससे, एक को इससे, ठीक है। तो ये कितनी आ गई 5 के 20, 5 5 25। तो इनकी जो आपकी प्रेजेंट एज आ गई वो आ गई 20 और 25। क्या आ गई 20 और 25, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन।
आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 15। ये 15 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।